हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉमन डिजीज़ के बारे में। पार्ट 2 होगा ये वीडियो का। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 कवर किया नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो का पहला पार्ट। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कुछ हेलमिंथ एंड कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में। बहुत कुछ मैं आपको बताऊँगा डिटेल में, बट देन बिफोर बिगिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट दैट बेल आइकन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ डिजीजेस के बारे में। दे आर कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स। अब हेलमिंथ क्या है? दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अगेन हेलमिंथ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऐसे हेलमिंथ जो कि राउंड शेप के होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। बेसिकली हेलमिंथ दे आर पैरासाइट। सो जो राउंड शेप के होते हैं इनको हम कहते हैं ऐसे हेलमिंथ, एंड जो फ्लैट होते हैं इनको हम कहते हैं प्लेटी हेलमिंथ। सो ये आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है हेलमिंथ का। पहला जो डिजीज़ है एस्कैरियासिस, इट इज़ कॉज्ड बाय एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। बहुत ही सिग्निफिकेंट राउंड वॉर्म है, बहुत ही कॉमन है, एंड जो साइंटिफिक नेम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेल देखिए, ये एक ऐसी हेलमिंथ है, ये बेसिकली इन्फेक्ट करता है इंसान का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर। सो पर्टिकुलरली ये स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करता है, एंड जो डिजीज़ ये कॉज करता है इसका नाम है एस्करियासिस। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये इंटेस्टाइन में क्यों, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों? देखिए, क्योंकि ये एक पैरासाइट है, ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता है। सो बेसिकली जो होस्ट है इंसान के ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक ही होस्ट है, द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर कोई सेकेंडरी होस्ट नहीं है। अब देखिए, इंटेस्टाइन में ये सेटल इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वहाँ पे मैक्सिमम एसिमिलेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो अबांडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके चलते वहाँ पे जो पैरासाइट है उसको उसको रेगुलर फूड मिल जाता है, एंड उसको रेडीमेड सप्लाई मिल जाता है फूड मटेरियल का, न्यूट्रिशन का। सो जिसके चलते वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेटल होता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप इसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको चाहिए नहीं, लाइफ साइकिल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आप यहाँ पर ध्यान देते तो आप समझ सकते हैं जब कोई इन्फेक्टेड इंसान अपने एक्सक्रीटा के साथ ये जो एग है, अनफर्टिलाइज्ड एग, इसको रिलीज़ करता है तो ये बाहर नेचर में आता है। नेचर में आने के बाद ये खुद को सिस्ट बना लेता है, तो एक सिस्ट के अंदर चला जाता है। अब सिस्ट क्या है? देखिए, ये मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, जिससे कि जो हार्श एनवायरनमेंट है बाहर का उससे ये बच सके। तो ऐसे में हम इसको कहते हैं एनसिस्टेड फॉर्म। सो ये सिस्ट के अंदर है। सो इसके बाद ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर के ज़रिए किसी दूसरे इंसान के बॉडी में चला जाता है, एंड वंस इट एंटर्स द बॉडी, ये जाता है ऑल द वे थ्रू द डाइजेस्टिव कैनल टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ से ये माइग्रेट करते हुए जाता है लंग्स में, एंड वहाँ से वो री एंटर होता है थ्रू ओइसोफेगस, ये वापस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में सेटल होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल आप पूछेंगे कि ये ऑलरेडी पहले बार स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लंग्स में माइग्रेट करता है, एंड वहाँ से फिर क्यों ये दोबारा ओइसोफेगस के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है? तो ये दो बार क्यों माइग्रेट करता है? वेल बहुत ही सिंपल है। देखिए, क्योंकि जब ये लार्वल स्टेज में होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए कंड्यूसिव नहीं होता है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पेप्सिन रिलीज जब होता है तो वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, पीएच 3 के आसपास होता है, तो ऐसे में जो लार्वा है वो वहाँ पर सर्वाइव कर नहीं पाता है, जिसके चलते इसको दोबारा माइग्रेट करना पड़ता है, एंड वंस इट इज़ एडल्ट इंडिविजुअल, ये आके स्मॉल इंटेस्टाइन में सेटल हो जाता है। जो एडल्ट है ये बेसिकली दो टाइप के हैं, मेल एंड फीमेल। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स आपको मिलेंगे। अब जो मेल है एंड फीमेल है इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम देयर फिजिकल अपीयरेंस। जो मेल है ये साइज़ में कंपैरेटिवली छोटा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल, एंड इनका जो टेल है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका टेल जो है ये कर्व्ड होता है, थोड़ा सा कर्वेचर आपको मिलेगा टेल में, एंड पॉइंटेड होता है। एंड जो फीमेल है ये साइज़ में थोड़ा सा बड़े होते हैं, एंड इनका जो टेल है ये स्ट्रेट होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो फीमेल है इसका साइज़ बड़ा होने का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो ये पैथोजन होते हैं, जो ये पैरासाइट है, ये एक बार में हज़ारों एग ले करते हैं, तो जिसके चलते जो फीमेल है, सिंस फीमेल इज़ द एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, सो इसके चलते फीमेल जो है इसका साइज़ कंपेयर टू द मेल बड़ा होता है। सो दिस इज़ द लॉजिक। आपको यहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर याद रखना है, मेल एंड फीमेल को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ऑफकोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जब ये माइग्रेट कर रहा होता है तब ये कुछ हद तक लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? कौन से स्टेज में ये इंसान को इन्फेक्ट करता है? इसको हम कहते हैं सिस्टिक
फॉर्म, जब ये सिस्टिक फॉर्म में रहता है, सिस्ट के अंदर रहता है, तब ये इंसान को इन्फेक्ट करता है। 1 मार्क का सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स क्या है? इंडाइजेशन, मेल न्यूट्रिशन, स्टोमक पेन, रिलीज ऑफ म्यूकस विथ स्टूल, डायरिया हो सकता है इंसान को। सो दीज आर कॉमन सिम्टम्स। सो दीज आर द पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स जो आपको इस डिजीज़ के बारे में याद रखना है। एंड देन कभी कभी सीवियर केसेस में जो इंसान है ही में सफ़र डेथ, क्योंकि जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर जब एक्सेस वॉर्म ग्रो कर जाता है तो जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर ब्लॉकेड हो जाता है, जिसके चलते डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, अगेन अनदर डिजीज़ कॉज्ड बाय हेलमिंथ एंड दिस इज़ कॉल्ड फाइलेरियासिस। इट इज़ कॉज्ड बाय वोचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, अगेन साइंटिफिक नेम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका जो प्राइमरी होस्ट है इट इज़ ह्यूमन बीइंग, सेकेंडरी होस्ट इज़ मॉस्किटो एनोफिलीज क्यूलस या फिर एडिस मॉस्किटो में ये सर्वाइव कर सकता है। अब यहाँ पर 2 होस्ट आपको मिलेंगे। ये पर्टिकुलरली इन्फेक्ट कहाँ पे करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं ये लिम्फ नोड में। नाउ ये डिजीज़ जो है ये पर्टिकुलरली बहुत ही कॉमन है एंड ये बहुत ही सीवियर कंडीशन ग्रो कर सकता है हमारे बॉडी में, जिसको हम कहते हैं एलिफेंशियासिस। अब ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पे कि जो इंसान का पेरिफेरल ऑर्गन है, मोस्टली लेग्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पर वो जो लिम्फ है ये ब्लॉक हो जाता है। वेल देखिए, लिम्फ जो है आपको पता होगा, आप फर्स्ट ईयर में आपको ये मिला होगा लिम्फ, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो। सो लिम्फ नोड जो होते हैं यहाँ पर लिम्फ फ्लो होता है। एंड मान लीजिए ये अगर एक लिम्फ वैसे जो लिम्फ फ्लो होता है एंड यहाँ पर एक लिम्फ नोड है, तो ऐसा में यहाँ पर अगर लिम्फ जो है ये जमा होने लगता है तो ये जो एरिया है ये जो है ये स्वोलन होने लगता है। एंड ऐसा में यहाँ पर लिम्फ एक्यूमुलेट होते हुए जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं एडेमा, क्योंकि एक्सेसिव लिम्फ जमा हो जाता है। एंड फाइनली इट गिव्स राइज टू एलिफेंशियासिस, एक कंडीशन जहाँ पे इंसान का पाँव जो है या फिर जो पेरिफेरल ऑर्गन है वो फूलने लगता है। सो दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड एलिफेंशियासिस। हाउएवर द डिजीज़ इज़ कॉल्ड फाइलेरियासिस, लेकिन इसका जो एक्सट्रीम स्टेज है उस स्टेज में हम इसको कहते हैं एलिफेंशियासिस। अब ये इन्फेक्ट करता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया है, लिम्फ नोड में। सो ये पर्टिकुलरली इसका अगर आप लाइफ साइकिल देखते हैं कि लाइफ साइकिल इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको पता होना चाहिए ये बेसिकली एक इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी में जब मॉस्किटो बाइट करता है एक इंसान को, तो ये चला जाता है सबक्यूटिनस टिश्यू के ज़रिए चला जाता है ये लिम्फ में, जहाँ पर ये ग्रो करता है, फर्टिलाइज होता है एंड देन ये अगेन वापस आता है मॉस्किटो में। यहाँ पर ये एसेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ इसका कंप्लीट होता है। ये मॉस्किटो जो है बेसिकली एक वेक्टर का काम करते हैं एंड जब ये दोबारा किसी इंसान को बाइट करते हैं तो उस इंसान को ये इन्फेक्ट कर जाते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ वोचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी। सिंपल क्या है, मोस्टली ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो सिम्टम्स है ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। हालांकि कभी कभी स्किन इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिल सकता है, या फिर क्रोनिक स्टेज में जो है सोलन लेग्स में भी ऑब्जर्व्ड, जिसको हम कहते हैं एलिफेंशियासिस। यस, ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। अगर इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर ये आसानी से मेडिसिन के ज़रिए, टेबलेट्स के ज़रिए ठीक हो सकता है। लेकिन अगर एलिफेंशियासिस कंडीशन तक पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियसली सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन एंड ऑफ कोर्स इट इज़ क्यूरेबल। नेक्स्ट जो एक और डिजीज़ है, अगेन कॉज्ड बाय अनदर हेलमिंथ एंड दिस इज कॉज्ड बाय अ प्लेटेहेलमिंथ, एक फ्लैट वर्म से ये होता है, जिसको हम कहते हैं टेनियसिस। द डिजीज इज कॉल्ड टेनियसिस एंड इट इज कॉज्ड बाय टेप वर्म। ना इसका 2 स्पीशीज़ रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली टेनिया सोलियम एंड टेनिया सेजिनेटा। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो होस्ट है ये ह्यूमन इज़ द प्राइमरी होस्ट एंड पिग एंड काउ से ये ट्रांसफ़र होते हैं, दे आर द वेक्टर और द सेकेंडरी होस्ट। ना जो टेनिया सोलियम है ये मोस्टली पिग्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, एंड जो टेनिया सेजिनेटा है ये आपको मिल जाएंगे काउ में। सो टेनिया सेजिनेटा एंड टेनिया सोलियम बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टेनियसिस। इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज है इसको हम कहते हैं सिस्टिसर्कस स्टेज। ये बेसिकली स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू अगर आप कंटामिनेटेड फूड कंजेस्ट करते हैं या फिर जो रॉ फूड है, अगर आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं एंड वो प्रॉपरली कुक्ड ना हो, वेदर इट इज़ पिग और इट इज़ काव, तो ऐसे में जो इन्फेक्टिव स्टेज है ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है एंड ये हमारे बॉडी में जाके अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके सेटल हो जाता है। अगर आप एडल्ट इंडिविजुअल को यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो बॉडी है ये टेप लाइक है विथ अ माउथ लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ जिससे ये अटैच होता है इंटेस्टाइन के साथ। अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो माउथ है यहाँ पर कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसके ज़रिए ये होस्ट के बॉडी के साथ अटैच होकर रहता है एंड यहाँ से निकलता है सेगमेंट के जरिए कुछ टेप जैसा सेगमेंट्स। इनको हम कहते हैं बेसिकली प्रोग्लोटिड्स। जो मैच्योर्ड सेगमेंट होते हैं
दे कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स। अब जब इस पर्टिकुलर डिजीज़ का एक कैरेक्टरिस्टिक है, अगर सीवियर केस में जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई इंसान दवाई लेता है, तो जो इसका माउथ पार्ट है ये इंटैक्ट रहता है, जो इसका टेल पार्ट है जहाँ पर आपको मैच्योर्ड प्रोग्लोटिड्स जो सेगमेंट है, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, जो सेगमेंट है ये निकल के आता है थ्रू स्टूल। सो बेसिकली जो पर्टिकुलर यहाँ पे पैथोजन है, जो पैरासाइट है, ये इंसान के बॉडी में ही रह जाता है, इसका जो टेल पार्ट है वही बस निकल के आता है। एंड इट कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अगर कहीं पर प्रॉपर सैनिटेशन ना हो तो ये जो एग्स है ये आसानी से एनवायरनमेंट में आ सकता है। एंड तब जब यहाँ पर कोई ग्रेजिंग एनिमल, पिग या फिर काउ यहाँ पर ग्रेजिंग करने आता है, सो इसके ज़रिए, ग्रेजिंग के ज़रिए ये चला जाता है जो सेकेंडरी होस्ट है इनके बॉडी में। एंड देन यहाँ पर ये डेवलप होते हैं। ये फिर फाइनली जब हम रॉ मीट या फिर प्रॉपरली अनकुक्ड अगर नहीं है कोई मीट तो हम कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में ये इंडिविजुअल हमारे बॉडी में वापस आ जाता है। सो ये एक फ्रेश इंसान को इस तरह से इन्फेक्ट कर सकता है। अगेन सिम्टम्स क्या है? स्टोमक पेन हो सकता है, इंडाइजेशन, मेल न्यूट्रिशन, ये सारे कुछ सिम्टम है। एंड ऑफ कोर्स जो मेल न्यूट्रिशन ये काफ़ी सीवियर केस में आके आपको दिखेगा कि एनीमिया हो रखा है किसी इंसान को, या फिर ब्लड डिसेंट्री हो गया है। एंड ऑफ कोर्स इट कैन कॉज डेथ, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर एक देखिए दूसरे जो इंडिविजुअल्स है जो वॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको आप प्रॉपरली एंटी हेलमिंथ ड्रग से आप आसानी से क्योर कर सकते हैं, लेकिन जो टेनिया सोलियम एंड टेनिया सेजिनेटा है इनको बॉडी से एलिमिनेट कर पाना इन लेटर स्टेजेस बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो रोस्ट्रम है, जो माउथ पार्ट है, ये बॉडी के साथ अटैच रहता है, ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच होकर रहता है। ओनली द टेल पार्ट जो कि मैच्योर्ड प्रोग्लोटिड्स है यही बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। एंड यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जो इंडिविजुअल है ये दोबारा अपना टेल को रीजेनरेट कर सकता है। सो अगेन अ फुल मैच्योर्ड, एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल यहाँ से दोबारा उस इंसान के बॉडी में ग्रो हो सकता है। इन द मीनवाइल जो रिलीज्ड पार्ट है ये जाके किसी फ्रेश इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है। सो अपने आप में काफ़ी ड्रेडेड डिजीज़ हो जाता है ये पर्टिकुलर टेनिया सोलियम के टेनियसिस जो डिजीज़ है। एंड द डिजीज़ कॉज बाय टेप वॉर्म। अगेन साइंटिफिक नेम इज़ इंपॉर्टेंट इन्फेक्टिव स्टेज। जो इसका इन्फेक्शन साइट है स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों सेटल होते हैं एंड द सिम्टम्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेनियसिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कुछ डिजीजेस जो कि दे आर कॉज्ड बाय वायरस। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिजीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, HIV एड्स। नाउ जो एड्स है फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इट इज़ कॉज्ड बाय वन वायरस जिसका नाम है HIV। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो कंडीशन है ये पर्टिकुलरली अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है। एड्स इज़ नॉट अ डिजीज़ इन इटसेल्फ, इट इज़ अ सिंड्रोम। यहाँ पर क्या होता है, इंसान का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है, वीक हो जाता है। नाउ इम्यूनिटी के बारे में आजकल आप काफ़ी ज़्यादा सुन रहे होंगे न्यूज़ में। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज़ बेसिकली किसी भी इंसान का बाहर का जो पैथोजन है, कोई फॉरेनर ऑर्गेनिज्म है, उससे अटैक से बचने के लिए हमारे बॉडी में जो रेजिस्टेंस रहता है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री के बॉर्डर में सोल्जर्स होते हैं जो उस कंट्री को फॉरेन इन्वेजन से बचाते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी में भी कुछ ऐसे सोल्जर्स है, कुछ सेल है, कुछ केमिकल्स है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमको बचाते हैं इस टाइप के जो एक्सटर्नल अटैक है, फॉरेन अटैक है, कोई पैथोजन हमको अटैक कर रहा है, उनसे हमको बचाता है। सो बेसिकली दिस रेजिस्टेंस कैपेसिटी, दिस रेजिस्टेंट कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी इट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सो एड्स में बेसिकली क्या होता है, जो HIV वायरस है ये जाके उन सोल्जर्स को, जो सेल, जिन प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो सेल एंड प्रोटीन है इनको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते अगर आप बॉर्डर में सोल्जर नहीं है तो ऐसे में कोई भी फॉरेनर आसानी से यहाँ पे इन्वेड कर सकता है, अटैक कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है, अगर आपके बॉडी में जो डिफेंड करने वाले सेल या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है ये अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कोई भी पैथोजन आपको आसानी से अटैक कर सकता है, आसानी से आपको बीमार कर सकता है। सो दिस इज़ द कंडीशन जिसको हम कहते हैं एड्स। नाउ जो HIV वायरस है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था चिंपैंजी में इन 1920s। वैसे ये जो वायरस था इसको कहा गया था SIV, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देन फर्स्ट ये इंसान में रिपोर्ट हुआ इन 1980s जब HIV हमको इंसान में मिला। एंड क्योंकि HIV एंड SIV ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है तो इन दोनों को माना गया कि जो चिंपैंजी है यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ ह्यूमन में HIV वायरस। अब ये सबसे पहले हुआ था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये रिपोर्ट किया गया था। माना जाता है कि जो हंटिंग
जो लोग हैं, हंटिंग करने वाले जो लोग हैं, जो हंटर्स होते हैं, इनके बॉडी में शायद चिंपैंजी से ये ट्रांसफ़र हुआ होगा थ्रू ब्लड या फिर किसी अदर रूट से। अब देखिए, एक WHO का डेटा है, ये कह रहे हैं कि एज ऑफ जुलाई 6 HIV has caused almost 33 million lives and at the end of 2019 जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन था ये करीब करीब 38 मिलियन मतलब 3 करोड़ 80 लाख के आसपास इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स वर्ल्ड में मौजूद है। दे आर इन्फेक्टेड विद HIV। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर HIV वायरस का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का सवाल यहाँ पे पूछ सकते हैं। वेल देखिए, स्ट्रक्चर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा एक बाहर का एक्सटर्नल प्रोटीन एनवेलप, ऑब्वियसली हर वायरस में आपको एक प्रोटीन एनवेलप मिलेगा, एंड देन इसके बाहर रेडिएट होता है कुछ ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। दीज आर द स्पाइक्स विच बेसिकली अलाउज द वायरस टू इन्फेक्ट। ये जो है ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल होता है जब भी हम किसी वायरस को मारना चाहते हैं या फिर किसी वायरस का जो इन्फेक्शन करने का कैपेसिटी को हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो वी टारगेट दिस प्रोटीन स्पाइक्स जो कि सेल सिग्नलिंग में मदद करता है। ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक इनको कहा जाता है। अगर आप अंदर देखते हैं तो अंदर आपको मिलेगा 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर 2 RNA मॉलिक्यूल है एंड RNA के साथ आपको मिलेगा 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर आपको मेरा प्रीवियस वीडियोस याद है तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी जो सेंट्रल डॉगमा है यहाँ पर RNA से DNA वापस बन सकता है। नॉर्मली DNA टू RNA होता है, बट जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA, बट समटाइम्स RNA से DNA दोबारा बन सकता है, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, DNA टू RNA वी कॉल इट ट्रांसक्रिप्शन, बट व्हेन इट इज़ RNA टू DNA वी कॉल इट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए हम इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो बेसिकली जो वायरस है इसके बॉडी में आपको मिल जाएगा RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसका मतलब है ये वायरस RNA से DNA बना सकता है। सो दिस इज़ द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस एंड ऑफ कोर्स बाहर का ये प्रोटीन एनवेलप यहाँ पे मौजूद होता है जो वायरस को इंटैक्ट रखता है। नाउ इसके बॉडी में जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है एंड RNA, इनका काम क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। नाउ इस पर्टिकुलर जो डिजीज़ है, नॉट डिजीज़ एग्जैक्टली, सिम्टम जो सिंड्रोम है एड्स, इसका सिम्टम्स क्या है? देखिए, इनिशियल स्टेज में आपको ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही कॉमन है। फीवर, मसल पेन, चिल, हेडेक, देन आपका नाइट स्वेटिंग, देन रेड रैशेज हो जाता है या फिर लिम्फ ग्लैंड जो ये सोलन हो जाते हैं, वेट लॉस होता है, डायरिया वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं अ बंच ऑफ इलनेस, जो कि सिग्निफाई करता है कि आपका जो इम्यूनिटी ये काफ़ी हद तक वीक पड़ चुका है। सो दीज आर द सिम्टम्स। ऐसा कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि किसी इंसान को एड्स हुआ है, बट जब कोई इंसान ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाए तो हम समझ सकते हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया है, एंड इन दैट केस दैट पर्सन में गो फॉर डायग्नोसिस, टेस्टिंग फॉर HIV एड्स। ये ट्रांसमिट कैसे होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में? ऑब्वियसली अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में उस इंसान से आपके बॉडी में जो HIV वायरस ये ट्रांसमिट हो सकता है। शेयरिंग ऑफ निडल बाय मल्टीपल पार्टनर, बेसिकली जो ड्रग्स लेते हैं उनके बॉडी में ये वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है अगर एक इन्फेक्टेड इंसान का जो निडल है ये दूसरा इंसान शेयर कर रहा है तो। एंड मदर टू चाइल्ड हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर कोई पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है तो ऐसे में अगर पहला वाला इंसान जो है इसके बॉडी में HIV वायरस है तो दूसरे इंसान में भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ना इससे आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि ये जो वायरस है ये पर्टिकुलरली बॉडी फ्लूइड के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, वेदर इट इज़ थ्रू जो स्पर्म है उसके ज़रिए होता है या फिर ब्लड है उसके ज़रिए होता है या फिर अदर बॉडी फ्लूइड के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। सो आप समझ सकते हैं क्यों हैंडशेक करने से या फिर फिज़िकल डायरेक्ट कांटेक्ट से एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर कहीं पे किसी इंसान को कट है जहाँ पे ब्लड या फिर कोई दूसरा बॉडी फ्लूइड टच में आ सकता है तो ऐसे में एक इंसान से दूसरे इंसान में ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ ये जो वायरस है ये इंसान को इन्फेक्ट कैसे करता है? एक होता है देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। एक है मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट कैसे करता है इंसान को, या फिर मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इंसान का जो इम्यूनिटी है कैसे ये वीक करता है। वेल देखिए, यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है, जो वायरस ये सबसे पहले हमारे बॉडी का जो वाइट ब्लड सेल है इनको डिस्ट्रॉय करता है। वाइट ब्लड सेल में आपको 2 टाइप के
पर्टिकुलरली इम्यूनिटी देने वाले सेल मिलेंगे। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, जो ब्लड सेल का एक पार्ट है, एंड दिस मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर होता है तो मैक्रोफेजेस आके इनको खा जाते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। सो मैक्रोफेजेस जो कि फैगोसाइटिक सेल है इनको अटैक करता है, एंड दूसरे जो सेल है टी किलर सेल, इनको ये अटैक करता है। सो बेसिकली मैक्रोफेजेस एंड टी किलर सेल जो है ये टी लिम्फोसाइट का, आपको पता होगा वाइट ब्लड सेल का एक टाइप का सेल आपका आता है, लिम्फोसाइट बोलते हैं, उसका दो वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अगेन टी लिम्फोसाइट का कुछ वेरिएंट आपको मिलेगा टी किलर सेल। वेल देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है इसको मैं अगेन कवर करने वाला हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, सो यहाँ पर मैं ज़्यादा इलेबोरेट करूँगा नहीं इसको। सो टी किलर सेल एंड मैक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, देखिए जब भी कोई वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले तो वो हमारे सेल के अंदर आने के बाद अपना जो आरएनए है उसको ये डीएनए में कन्वर्ट करता है। सो जो वायरल आरएनए है ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ऑफ कोर्स यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके बॉडी में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये कहाँ पे काम में आता है। एक बार ये डीएनए बन गया, फिर होस्ट का जो डीएनए है, जो हमारा डीएनए, इसके साथ ये अपना आरएनए, अपना जो डीएनए उसको ऐड कर देता है। तो ऐसे में क्या होगा, जब इंसान का डीएनए एंड यहाँ पर वायरस का डीएनए मौजूद है ना, जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा सो साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा ना। ऐसे में एक वायरल जीनोम से, एक वायरल आरएनए से, डीएनए से यहाँ से जब रेप्लिकेशन होगा सो हंड्रेड्स ऑफ वायरॉइड यहाँ से निकल सकता है। जो डीएनए है हंड्रेड्स ऑफ वायरस का डीएनए यहाँ पे बनेगा, एंड ऑफ कोर्स दे कैन गिव राइज टू हंड्रेड्स ऑफ वायरस। सो बेसिकली एक सेल में जब इन्फेक्ट होता है तो एक सेल से जब रिलीज होता है ये वायरस तो हंड्रेड्स ऑफ वायरस रिलीज होते हैं, एंड नाउ दे कैन इन्फेक्ट मोर हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, सो अगेन मोर थाउजेंड्स ऑफ सेल। तो इस तरह से क्या होता है, बेसिकली जो हमारा मैक्रोफेजेस एंड टी किलर सेल है इनको ये डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। धीरे धीरे जो हमारा इम्यूनिटी देने वाले जो सेल्स है इनका नंबर घटने लगता है, एंड ऑफ कोर्स ऐसे में आपका जो इम्यूनिटी है ये वीक पड़ जाता है। सो दीज आर द ब्रॉड स्टेप। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आपको मिल सकता है ये एक्सप्लेनेशन के साथ। दिस चार्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके बाद ये तो हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो डिजीज़ है, जो सिंड्रोम है, एड्स है, इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता होगा। टू अवॉइड जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है विद मल्टीपल पार्टनर्स या फिर अननोन पार्टनर, जो इनके साथ जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स है इनको अवॉइड करना चाहिए, कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चाहिए। एंड देन इसके अलावा जो अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, यस यहाँ पर एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं। ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज नहीं होता है। मान लीजिए कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन प्रोसीजर में जो यूज़ होते हैं, तो अगर वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड ना हो तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये ट्रांसफ़र हो सकता है थ्रू अनस्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस कैन बी अनदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो प्रिवेंशन में हम क्या कर सकते हैं, जो अनस्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट्स है इनको यूज़ ना किया जाए, या फिर यूज़ करने के बाद इनको प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज किया जाए। देन अवॉइड शेयरिंग ऑफ नीडल्स। वैसे तो ड्रग्स करना ही गलत बात है, लेकिन फिर भी जो नीडल्स है दूसरे काम में भी आप यूज़ कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि ये जो नीडल है ये पहले यूज़ किया हुआ नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को डाउट होता है या फिर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, वन मस्ट गो फॉर टेस्ट, जो डायग्नोसिस होता है जिसको हम कहते हैं एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब ये जो एलाइजा है ये HIV डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो टू अवॉइड ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्नोसिस एलाइजा। एलाइजा में बेसिकली क्या होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये काम करता है एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन पे। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन क्या है, इंटरेक्शन ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, अगेन ये मैं आपको मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। सो फिलहाल यहाँ पर आपको जो नोट करना है एक चीज़ की, वैक्सीन जो है HIV का ये फ़िलहाल अभी तक अवेलेबल है नहीं, एंड इसका जो है कोई पर्टिकुलर क्योर भी नहीं है। लेकिन जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इस पर्टिकुलर वायरस के ख़िलाफ़। तो ये इंसान का जो लाइफ है उसको काफ़ी स्मूथ बना सकता है, काफ़ी आसान बना सकता है, इवन इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग HIV इन्फेक्शन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इस वायरस का वैक्सीन अभी तक बना क्यों नहीं है। वेल देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जिस तरह से आपको पता है कोरोना वायरस के लिए अभी वैक्सीन का खोज चल रहा है, लेकिन जो RNA वायरस होता है, वैसे कोरोना इटसेल्फ इज़ अ
आरएनए वायरस, अच्छा दोज वायरसेस जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है इनका आरएनए होता है, इनको हम कहते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ऑफ कोर्स, इनको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। ओके, सो रेट्रोवायरस क्या होता है, कि 1 मार्क का डेफिनेशन आपको याद रखना है, व्हाट इज़ रेट्रोवायरस। सो यहाँ पर एचआईवी का वैक्सीनेशन अभी तक मिला क्यों नहीं, क्यों इतना अभी तक इसका कोई पर्टिकुलर हम वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए इसका जो प्रोटीन स्पाइक है ये कोड होता है इन जेनेटिक मटेरियल्स के बदौलत। अब जो आरएनए है ये अपना खुद को ये डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है, एंड जब भी हम यहाँ इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, जब भी हम कोई प्रोटीन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये अपना जो बाहर का जो स्पाइक्स है इनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, तो जिसके चलते जो प्रोटीन है, जो ड्रग है यहाँ पर इफेक्टिव होता नहीं है, जो वैक्सीन है इसके लिए ये इफेक्टिव होता नहीं है। एवरी टाइम हम कोई नया वैक्सीन ट्राई करते हैं तो इसका जो बाहर का जो शेप है, जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, ये खुद को म्यूटेट कर जाता है, चेंज कर जाता है, तो जिसके लिए यहाँ पर इफेक्टिवनेस जो है वैक्सीन का ये प्रूव हो नहीं पाता, ये हो नहीं पाता है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर रीज़न जिसके चलते एचआईवी का अभी तक कोई वैक्सीन बन नहीं पाया है। वेल यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वर्क मैंने आपके लिए दे रखा है, आपको इन डिजीजेस का नाम मैंने दे रखा है, इनका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, विच पैथोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिफिलिस, गोनोरिया, ट्यूबिकुलोसिस, पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी, देन रिंगवॉर्म एंड एमीबिक डिसेंट्री। तो इनके लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्सिबल है, आपको ये 1 मार्क के लिए नोट करना है विथ साइंटिफिक नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इस वीडियो के बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं एज एन असाइनमेंट, यहाँ पे कंटेजियस डिजीज़ क्या होता है, वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी जो है इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, एंड देन विच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एमीबिक डिसेंट्री, एलिफेंशियासिस क्या होता है, फुल फॉर्म लिखना है आपको एचआईवी का, एड्स का, एलिजा का। देन एलिजा का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। सो ये एक 2 मार्क का सवाल हो सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एचआईवी वायरस का। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है एचआईवी का, बताइए, फॉर 3 मार्क। एंड देन आप एड्स, व्हाट डू यू मीन बाय एड्स, 5 सिम्टम आपको लिखने देना है, एंड राइट 3 मेजर्स फॉर ईच फॉर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी एड्स। एचआईवी कैसे ट्रांसमिट होता है एंड इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। सो दीज आर द पॉसिबल क्वेश्चंस जो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।